अब हम क्या करेंगे, आज चैप्टर आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इस चैप्टर का हम एंड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने कल से आपको देनी स्टार्ट की थी, और वही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपकी एनसीईआरटी की लाइंस की इन बिटवीन दे रखी है वो बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके एनसीईआरटी के सेकेंड पेज पर ही, जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर है उसके सेकेंड पेज पर ही कुछ बातें डिस्कस की थी, जिनमें से कुछ बातें मैंने आपसे कल डिस्कस की थी। जैसे एक बात बताई गई थी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक नेगेटिव ड्रॉबैक है और हमारे बायोटेक्नोलॉजी ने उस ड्रॉबैक को ठीक किया है। उसमें क्या ड्रॉबैक था, आपको बताया था कि बहुत सारे अनडिजायर्ड जीन आ जाते हैं, और इस चीज को ओवरकम किया था हमारे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आई, क्योंकि इसमें हम सिर्फ पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर जीन हम अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स की एंट्री को बिल्कुल बैन कर रहे हैं। एक बात आपको ये बताई थी, एक बात बताई थी मैंने आपको कि एक जीन जो किसी एलियन डीएनए में आ रहा है, यानी किसी एक सेल में कोई जीन आ रहा है, तो उसका क्या फेट है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर वो उसके मेन डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं होगा तो उसका कुछ नहीं होगा, इट विल नॉट गेट रेप्लिकेटेड, इट विल नॉट पास टू द प्रोजेनी। एंड दूसरी बात आपको बताई थी, अगर ये हमारे मेन डीएनए के अंदर, अगर ये हमारे मेन डीएनए के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, तो उसकी रेप्लिकेशन होगा और उसकी कॉपीज भी बनेगी। ठीक है। तीसरी बात मैंने आपको की थी, जो कोहन एंड बॉयर साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के बारे में बताया था कि जो साइंटिस्ट है कोहन एंड बॉयर, उन साइंटिस्ट ने क्या किया था, दे हैव मेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उन्होंने साल्मोनेला जो है टाइफीमेरियम, उसका एक वैक्टर निकाल के, उससे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल के जो है ई कोलाई के अंदर डाला था। तो ये आपको बताया गया था कि ई कोलाई में भी अब वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की कॉपीज पाई गई जो साल्मोनेला में पाया जाता है। दिस वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो कोहन एंड बॉयर ने बनाया, उसके बारे में मैंने बताया था। चलो अब इसके आगे कुछ और चीजों की बात करते हैं। अब मैं आपको बता रही थी अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए वन बाय वन क्या कुछ मैं बता रही हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, द एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कटिंग द डीएनए। सो दीज एंजाइम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, इट कैन बी एक्सोन्यूक्लियस, it can be exonuclease. I had told you that it can be endonuclease. और फिर मैंने आपको बताया था that it can be restriction endonuclease. ठीक है, ये बताया था ये दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को एंड से काटता है, छोटा सा एक टुकड़ा बनाएगा एंड से। ठीक है। एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया था कि ये दोनों में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को इन बिटवीन किसी पर्टिकुलर जगह से कट करेगा। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया था कि ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट। सो टॉकिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जो हम बायोटेक में यूज करते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर ऑफ 3 टाइप्स, 1 restriction endonuclease 2 and the restriction endonuclease 3. So the restriction endonuclease which is used in biotechnology is restriction endonuclease 2. ये restriction endonuclease 2 क्यों यूज हो रहा है, इसकी क्या ऐसी खासियत है? तो देखो, सबसे पहले तो जो इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी जहां पर ये काटता है पहचान के, इसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है वो 4 to 8 बेस पेयर्स होती है। आपने देखा भी होगा, जैसे जब हमने बात की थी इको R1 की, तो मैंने कहा था वो कट करता है बाय फाइंडिंग GAATTC, दूसरे पेपर GAATTC, राइट, फ्रॉम द 5 प्राइम एंड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ, और G और A के बीच वो कट करता है। So you can count here the number of base pairs are 6 base pairs. There are 6 base pairs which are present in the recognition sequence of EcoR1.
So there can be 4 to 8 base pair. तो ये वाले जो restriction endonuclease 2 होते हैं, ये क्या करते हैं, DNA से bind करते हैं, and after getting binded with the DNA, they scroll over the DNA and they will go and try to find out that particular sequence. इतना लंबा DNA है, पूरे DNA पे bind करके वो उस DNA में इस sequence को ढूंढते हैं. इस sequence को ढूंढ के, जो कि 4 से 8 बेस पेयर के बीच होती है, ये 4 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकती है, मैक्सिमम, मिनिमम 4, मैक्सिमम 8. तो ये कट करेगा उसके बीच में, और जब भी ये कट करेगा तो आपको पता होना चाहिए ये हमेशा शुगर फॉस्फेट बैकबोन में ही कट करता है. इट ऑलवेज कट इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन. शुगर फॉस्फेट बैकबोन का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए. आप चैप्टर 6 पढ़ चुके हो, आपको पता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन में कट करने का क्या मतलब है. देखिए, आपको मैंने बताया हुआ है कि जो डीएनए होता है, जो डबल हेलिकल डीएनए का मॉडल है, उस डबल हेलिकल मॉडल के अंदर ये बीच में क्या होते हैं, बेस पेयर, और ये जो साइड की उसकी चेन होती है, इट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. यानी ये ऐसे शुगर है, फॉस्फेट है, यहाँ पर आपका बेस है. सेम वे शुगर है, बेस है कोई भी, फॉस्फेट है, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है. एक दूसरी भी आर्म है, वो इस तरीके से कनेक्टेड है, राइट. यहाँ पर आपका दूसरा बेस आ गया, इनके बीच बॉन्ड है, यहाँ फॉस्फेट है. सो इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपका डीएनए का, जो मैंने आपको बताया. सो जब ये कट लगाएगा ना, तो इसका जो कट है, ठीक है, ये कट यहाँ इसकी शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन में होगा, ना कि इनके यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड में कट हो. दे आर कटेड इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, नॉट इन द in between in the hydrogen bond. तो ये आप जरूर याद रखेंगे, they will cut in the sugar phosphate backbone. एक और खासियत जो है restriction endonuclease 2. restriction endonuclease 2 की दूसरी खासियत सुनो. दूसरी इसकी खास बात क्या है कि ये जो है ना, ये डीएनए को तब कट करेगा अगर उसमें if there is DNA and there is methyl group added at the DNA. अगर किसी भी डीएनए में जो ये बेसिस होते हैं, इन बेसिस के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है, नॉट ऑल द बेसिस, कॉमनली ये जो मिथाइल ग्रुप है वो साइटोसिन बरी फॉर द इंटरप्शन. सो अगर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस पर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कभी भी कट नहीं करेगा. इट विल नॉट बी एबल टू कट द डीएनए इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप इन द डीएनए. तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि मिथाइल ग्रुप होगा तो ये एंडोन्यूक्लियस कुछ भी नहीं कर सकता. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 की प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई. क्या प्रॉपर्टी बताई? कि ये डीएनए से बाइंड करता है, पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढता है दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, और फिर उसको कट लगाता है, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करता है, और डीएनए के उसको कट करता है जहां पर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता. अगर मिथाइलेटेड डीएनए है तो मिथाइलेटेड डीएनए के अंदर वो कभी भी किसी टाइप का कोई कट नहीं लगाएगा. ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके आगे क्या है. उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रही हूँ मैं आपको. 1960 में साइंटिस्ट था आपका, ही वाज आर्बर आई गेस, ठीक है. तो उस साइंटिस्ट ने 2 एंजाइम्स को ढूंढा था. उसने क्या देखा, देखिए 1960 की जो की हुई थ्योरी है उसके बारे में बताती हूँ. आपको पता होगा ये जो होते हैं ये वायरस है, और ऐसे वाले जो वायरसेस होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं दे आर बैक्टीरियोफेज. दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायरसेस आपको पता है दूसरे को ही अटैक करते हैं, और ये वाले जो वायरस हैं दे ऑलवेज अटैक अ बैक्टीरियल सेल. यानी इनके लिए जो होस्ट होता है इट इज ऑलवेज अ बैक्टीरिया. जैसे नॉर्मल वायरस ह्यूमन को, प्लांट को, इन सबको अटैक करा है,
बैक्टीरियोफेज ऑलवेज बैक्टीरिया को अटैक करता है। ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है ये? दिस इज बैक्टीरियल डीएनए। अब ये बैक्टीरियोफेज इसे अटैक कर रहा है। वायरस है, वायरस अटैक करेगा तो अटैक करके इसको खत्म कर देना चाहता है। वायरस ने इसको अटैक किया। अटैक करने के लिए उसने अपनी ये जो टेल है इसको थोड़ा अंदर डाला इसके अंदर, और इसकी टेल के अंदर होने की वजह से ये डीएनए इसके अंदर ऐसे पहुंच गया। ठीक है, ये किसका डीएनए हो गया? ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए हो गया। दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। दिस इज बैक्टीरियोफेज डीएनए। ये जो कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ, ये आप अगर अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से चेक करेंगे तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के तीसरे पेज पर, थर्ड पेज जो है इस चैप्टर का थर्ड पेज, वहां जहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हेडिंग डली हुई है, उस एंजाइम के जस्ट पहला ही पैराग्राफ है। 3 लाइनों का ये पैराग्राफ है और ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है, बच्चों को समझ में नहीं आती, पढ़ के आपने मिस कर दी होगी। सो मैं बता रही हूँ, इस थ्योरी में बताया कि एक बैक्टीरियोफेज है। एज यूजुअल द नेचर ऑफ द बैक्टीरियोफेज, इट विल अटैक द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द होस्ट हियर। दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए एंड दिस इज द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर क्या हो सकता था कि जो बैक्टीरियोफेज है वो इसके डीएनए को टुकड़े टुकड़े कर दे, काट दे, और पूरे बैक्टीरिया की मशीनरी छीन के खुद अपना हक जमा ले। पर कुछ उल्टा हो गया। नॉर्मल केस कौन कौन से एंजाइम थे? एक इनके पास मिला एंजाइम मिथाइलेज, और एक एंजाइम इनके पास मिला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दो special enzymes which are found in the bacteria. They are not found in all the bacteria, but they are found in a few bacteria. Some of the bacteria, these are methylase enzyme and the restriction endonuclease enzyme. ये देखो क्या होगा इन दोनों से। मिथाइलेज एंजाइम से ये अपना जो डीएनए है उस डीएनए को मिथाइलेज क्या करता है? मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। तो ये बैक्टीरिया अपने डीएनए को, अपने डीएनए का आगे क्या लगवा देगा? मिथाइल ग्रुप लगा देगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसने क्या किया? इसके पास दो एंजाइम थे, मिथाइलेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसने अपने डीएनए के आगे मिथाइलेज की मदद से मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और अभी अभी आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी भी ऐसे डीएनए को कट नहीं कर सकता जिसके पास मिथाइल ग्रुप हो। यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नेचर है टू कट डीएनए। अब दो डीएनए है इस जगह पर, एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है। इस डीएनए पे काटने गया, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप है, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कट नहीं हुआ, यानी इसका खुद का डीएनए बिल्कुल सेफ हो गया। दूसरी चीज, इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए को इसने बहुत इजीली कट कर दिया, यानी इसके डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब इसका डीएनए ही टूट गया तो ये इसका क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं कर पाया। तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए एंटर भी करा इस बैक्टीरिया के अंदर, बट इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि इसके खुद के डीएनए के उल्टा पासा हो गया। इसके खुद के डीएनए के कटिंग्स हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, एंड इट इज टोटली सेफ। मीन्स the bacteria is safe from this bacteriophage action. Now the bacteriophage is not able to take its machinery. ठीक है, उल्टा हो गया, वायरस खुद मर गया, बैक्टीरिया आराम से जिंदा है, सर्वाइव कर रहा है। सो ये कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे, फिर से देखेंगे, और वो 3 लाइंस को जरूर रीड करेंगे एनसीईआरटी से। वहां पर ये नाम नहीं दे रखा है, थोड़ा सा अटपटी लाइनें होती है एनसीईआरटी की, बट दिस इज व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन। So normally, I'm repeating this topic. So normally a bacteriophage attacks a bacterial cell, and when it enters into the bacterial cell, it break down its DNA, it break down the bacterial DNA and take its machinery and make its own copies. But in few bacteria, two enzymes are found. These are methylase and these are restriction endonuclease.
By the presence of methylase enzyme, it added methyl group to its own DNA. Then the restriction endonuclease, its nature is to cut the unmethylated DNA. It always cut the unmethylated DNA. So because of the presence of methyl group, bacterial DNA is not being cutted, but the viral DNA and the bacteriophage DNA is broken down into various pieces by the restriction endonuclease. So the bacteria is now safe from this enzyme action. Okay. अब मैं आपको ये एक कंसेप्ट मैंने समझाया, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. अब मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ. काफी बार पूछा जाता है, व्हाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर नेम्ड सो. व्हाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर नेम्ड सो, यानी इनका नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही क्यों पड़ा, इनको कुछ और क्यों नहीं किया. तो हम इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही क्यों कहा. चलो वर्ड लिखते हैं पहले. ये बायोलॉजी, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, वर्ड्स का खेल है और कुछ नहीं है. जस्ट ब्रोक डाउन द वर्ड्स. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, आपको एग्जाम में मिल गए. अगर आपको ये ब्रेक करना आता है तो यू कैन गिव द आंसर बाय योर ओन. नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. चलो देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है. तो आपने पढ़ा है शुरू में भी, जो एज जिसके पीछे लग जाए दैट इज ए एंजाइम. ठीक है. प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़े. ठीक है. लाइपेज एक ऐसा एंजाइम जो लिपिड को तोड़े. यहाँ है वर्ड न्यूक्लियस, यानी एक ऐसा एंजाइम विच ब्रेक, जो किसको तोड़े, न्यूक्लिक एसिड को तोड़े. एंजाइम विच ब्रेक न्यूक्लिक एसिड. सो जो भी एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा उस एंजाइम को हम न्यूक्लियस कहते हैं. इतना बात आपको क्लियर हो गई. तो एंजाइम, जो भी एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा है उससे आपका वर्ड आ गया न्यूक्लियस. चलिए दूसरी बात करते हैं. दूसरा वर्ड है एंडो. दो वर्ड्स होते हैं, वन इज एक्सो. ठीक है. और दूसरा वर्ड क्या होता है, दूसरा वर्ड होता है हमारे पास एंडो. वन इज एक्सो एंड दूसरा है एंडो. एक्सो हम वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई भी डीएनए बाहर से कट करता है. ठीक है. यहां से जो एंड से कट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सो, जो एंड से कट करे. और एंडो हम किसको बोलते हैं, एंडो वर्ड से पता लग रहा है जो इन बिटवीन कहीं से कट करे. सो इट विल कट फ्रॉम इन बिटवीन. ठीक है. ये वही वाली बात है, एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम जो इन बिटवीन डीएनए को कहीं से कट करने वाला है, उस एंजाइम को हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्शन. एंडोन्यूक्लियस वर्ड का मतलब समझ आ गया. अब रिस्ट्रिक्शन वर्ड की बात करते हैं. रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना. क्यों कहा इसको रिस्ट्रिक्ट करने वाला, रोकने वाला, क्योंकि बच्चों इस एंजाइम ने, यहां पर आ जाओ वापस इस कंसेप्ट के साथ मिक्स हो जाओ. इसी एंजाइम के कारण जो आपका बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो कट नहीं कर पाया. ठीक है. फिर से ध्यान देंगे, क्या कहा मैंने, इसकी वजह से, इस एंजाइम की वजह से इसने बैक्टीरियोफेज के डीएनए के टुकड़े किए. और अगर इसने टुकड़े नहीं किए होते तो बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया की मशीन छीन ली होती. बट इसने इसके टुकड़े किए. टुकड़े करने की वजह से इसके जो है कॉपीज नहीं बन पाई. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जिसने बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को नहीं होने दिया इन द ई कोलाई. ठीक है. तो रिस्ट्रिक्शन वर्ड हमने क्यों किया, क्योंकि इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को इसने नहीं होने दिया. सो इट रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ नहीं होने दिया. अब तीनों वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. सो व्हाई वी कॉल्ड इट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो यहां पर हमने इसीलिए कहा बिकॉज इट इज एन एंजाइम व्हिच ब्रेक
the nucleic acid from an in-between particular sequence into fragments, and the restriction term is used because of the presence of this enzyme. It restricts the growth of bacteriophage into the bacterial cell. बैक्टीरिया में इसकी ग्रोथ इसकी वजह से नहीं हो पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आंसर है इस टाइम बोर्ड पर। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रिस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों यूज किया गया है। फिर दूसरी बात, बैक्टीरिया में कौन से एंजाइम्स है जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेज की यहाँ ग्रोथ नहीं। सो दीज 2 आर नेम्ड हियर, ओके। ये कुछ एडिशनल बातें हैं, एडिशनल तो क्या कहूँ, है एनसीईआरटी की बातें ही, बट इन बिटवीन लाइंस का मीनिंग है जो अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। एक वर्ड और क्लियर करती हूँ आपसे, आरडीएनए। सबको पता है the meaning, you all know the word that is rDNA, recombinant DNA। बट ये recombinant DNA जो वर्ड है, इस वर्ड के अंदर आपको अगर डेफिनेशन दी जाए कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ rDNA, तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ना लिख। तो आपको मैं बता दूं, रिकॉम्बिनेंट वर्ड हम कभी यूज करते हैं जब भी कोई एक डीएनए को मैं किसी दूसरे डीएनए के साथ अटैच कर दूं। ये कोई एक डीएनए है, ये मान लीजिए वेक्टर है, जरूरी नहीं है वेक्टर हो, कोई भी डीएनए हो, दैट डजंट मैटर, आइदर इट इज अ वेक्टर और इट इज नॉट अ वेक्टर। दूसरा हमने क्या बोला, दूसरा हमने कहा कि ये कोई एक डीएनए हमारा, ये कोई फॉरेन डीएनए है जो हमने किसी और से लिया है। सो आई एम गोइंग टू ligate here the 2 different DNAs. If the 2 different DNAs has been ligated by me, then we call it a rDNA. So recombinant DNA, simply we can say that rDNA is a DNA in which we have added a foreign DNA with an DNA of the other organism. So when we have combined the DNA of 2 different organisms, it becomes recombinant DNA. सो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो बायोटेक्नोलॉजी की इन बिटवीन आपके टॉपिक से मिस हो गई थी। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हम बायोरिएक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ये ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट उससे स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो इतना जो पढ़ाया है इसमें से जो डाउट है आपका वो बताइए आप पहले।